स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल जिसमें यह दावा किया गया है कि अमेरिकी विदेश नीति की एक बड़ी भूल ने बांग्लादेश में चीन के लिए दरवाजे खोल दिए। लेखक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी और अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल रूबिन के हवाले से कहा गया कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की नीतियां देश को अस्थिरता और उग्रवाद की ओर ले जा रही है। लेख के अनुसार अमेरिका ने अपने रंग क्रांति रणनीति के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाने में भूमिका निभाई, जिसके बाद 5 अगस्त 2024 को एक छात्र आंदोलन ने हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। हसीना भारत भाग गई और यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली। कहा जा रहा है कि इस बदलाव ने बांग्लादेश में इस्लामी और जिहादी ताकतों को बढ़ावा दिया, जैसे अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजब उत तहरीर, हिफाजते इस्लाम और जमाते इस्लामी। माइकल रूबिन, जो कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकी थिंक टैंक के वरिष्ठ फेलो हैं, उन्होंने कहा कि यूनुस आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। उनका आरोप है कि यूनुस ने हमास, हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन किया और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। लेख ये भी दावा करता है कि अमेरिका की इस नीति ने अनजाने में चीन को फायदा पहुंचाया है। हसीना के शासन में बांग्लादेश भारत का करीबी सहयोगी था, लेकिन उनके जाने के बाद चीन ने तेजी से बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाई है। चीनी नौसेना के जहाज चटगांव बंदरगाह पर पहुंचे और बांग्लादेश वायुसेना ने चीनी लड़ाकू विमानों में रुचि दिखाई। यूनुस ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस से भी मदद मांगी ताकि उनकी सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक सामग्री को दबाया जा सके। कहा गया 31 अक्टूबर 2024 के एक ट्वीट का जिक्र है, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा की निंदा की थी और कहा था उनकी नजर में ये नहीं होता। इस स्थिति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। 1971 में बांग्लादेश की आजादी का युद्ध और उसमें अमेरिका और चीन की भूमिका। उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जो बांग्लादेश में नरसंहार कर रहा था। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर ने भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था ताकि भारत को दबाव में लाया जा सके। दूसरी ओर चीन भी पाकिस्तान का समर्थक था, जो बांग्लादेश में नरसंहार कर रहा था। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर ने भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था ताकि भारत को दबाव में लाया जा सके। दूसरी ओर चीन भी पाकिस्तान का समर्थक था और उसने भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। हालांकि भारत ने सोवियत संघ के साथ गठबंधन कर इस दबाव को नाकाम कर दिया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। ये उदाहरण आज की स्थिति से कुछ मायनों में मिलता जुलता है। 1971 में अमेरिका और चीन दोनों ने एक साझा हित के लिए काम किया था, लेकिन आज अमेरिका की नीति ने अनजाने में चीन को बांग्लादेश में मजबूत स्थिति दे दी। तब भारत ने सोवियत संघ के साथ मिलकर संतुलन बनाया था। अब भारत को चीन की बढ़ती मौजूदगी के खिलाफ रणनीति बनानी पड़ रही है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया है। NYT ने अपने लेख में दावा किया है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने और 17.5 करोड़ लोगों के लिए नया भविष्य बनाने की कोशिश के बीच देश में एक इस्लामी उग्रवाद की छिपी हुई लहर सामने आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि शेख हसीना के तानाशाही शासन के पतन के बाद जो शून्य पैदा हुआ है, उसमें कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट में बताया गया कि एक कस्बे में कट्टरपंथियों ने युवा लड़कियों के फुटबॉल खेलने पर रोक लगा दी। दूसरे में पुलिस को मजबूर कर दिया कि एक महिला को सिर न ढकने के लिए परेशान करने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। ढाका में एक रैली में प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर इस्लाम का अपमान करने वालों को मौत की सजा नहीं दी तो वो खुद सजा देंगे। इसके अलावा एक मांग भी करा, जो देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ सीन बदल रहा है। बांग्लादेश सरकार ने इस रिपोर्ट का कड़ा विरोध किया। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि ये रिपोर्ट देश की राजनीतिक और सामाजिक जटिलताओं को सरल तरीके से पेश करती है और चुनिंदा उत्तेजक उदाहरणों के आधार पर गलत तस्वीर पेश करती है। उन्होंने पिछले 1 साल में बांग्लादेश की प्रगति पर जोर दिया है, यह स्वीकार करते हुए कि कट्टरपंथी तत्व मौजूद हैं, लेकिन स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि बांग्लादेश ने हमेशा समावेशी, शांतिपूर्ण इस्लाम का पालन किया और उग्रवाद के खिलाफ मजबूत कदम उठाए हैं। ये विवाद
शेख हसीना के अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद शुरू हुआ, जब छात्र आंदोलन ने उनकी सरकार को उखाड़ फेंका। खैर, यहाँ पर ये सारी चीजें पहले भी होती रही हैं और अब यूनुस के शासनकाल में कुछ ज्यादा हो गई हैं, पर यहाँ देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के 1 लाख से अधिक सदस्य भारत में शरण ले चुके हैं। ये बयान महफूज आलम ने ढाका में एक ईद मिलन समारोह के दौरान दिया, जहां हसीना के शासनकाल में कथित तौर पर गायब हुए या मारे गए लोगों के परिवार मौजूद थे। ये आयोजन मानवाधिकार समूह मेयर डाक ने तेजगांव इलाके में आयोजित किया था। महफूज आलम ने शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हसीना ने अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जबरन गायब करने और हत्यारों का सहारा लिया। उनके मुताबिक साल 2013-2014 में सबसे ज्यादा लोग गायब हुए जब लोग अपने मतदान के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। उनका दावा था कि हसीना का मकसद चुनावी व्यवस्था को नष्ट करना था। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी लीग ने राजनीतिक विरोधियों को आतंकवादी या उग्रवादी करार देकर उनका दमन किया, उनके परिवारों को डराया और राज्य संस्थानों का दुरुपयोग किया। आलम ने आगे ये भी कहा कि हसीना अब भारत में रहकर बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रच रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अफसोसजनक है कि भारत ने हसीना और उनके आतंकवादी बलों को शरण दी है। उनके अनुसार करीब 1 लाख अवामी लीग सदस्य भारत में शरण लिए हुए हैं। हसीना का 16 साल का शासन 5 अगस्त 2024 को एक छात्र नेतृत्व वाले हिंसक जन आंदोलन से खत्म हुआ, जिसके बाद वो भारत भाग गई और उनके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का पद संभाला। अवामी लीग अब बांग्लादेश की राजनीति से लगभग गायब हो चुकी है। इस घटना को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। 1975 में बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट और उसके बाद की घटनाएं। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के संस्थापक और हसीना के पिता थे, उनकी हत्या एक सैन्य तख्तापलट में कर दी गई। इस दौरान उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य भी मारे गए, सिवाय हसीना और उसकी बहन रेहाना के, जो उस वक्त जर्मनी में थी। इस तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अराजकता फैल गई। कई सैन्य अधिकारी और राजनीतिक नेता देश छोड़कर भाग गए। उस समय भी भारत में कई बांग्लादेशी नेताओं और उनके समर्थकों ने शरण ली थी, क्योंकि भारत पड़ोसी देश होने के नाते एक सुरक्षित ठिकाना था। दौर में जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता संभाली और अवामी लीग को कमजोर करने की कोशिश की। कई अवामी लीग समर्थक भारत में शरण लेते हुए देखे गए, खासकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जैसे सीमावर्ती इलाकों में। अब बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके का बयान आने का मतलब ये हो जाता है कि ये लोग अभी हड़बड़ाए हुए हैं। इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इनके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि अराकान आर्मी इन्होंने भी अपना जगह पक्का करना शुरू कर दिया है रखाइन इलाके में, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश को ये मुसीबत बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। हमने कल आपको बताया था कि किस तरीके से 7 सिस्टर्स की बात हो रही है और 7 सिस्टर के बाद किस तरीके से लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।